दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, डॉक्टर शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य के उत्तरार्ध के पहले भाग में हमने देखा कि अनुराधा जिस पर राजकुमार ने बलात्कार करने का प्रयास किया, आत्महत्या कर चुकी है और उसका कारण अरविंद है, क्योंकि अरविंद उस समस्त घटना का एकमात्र गवाह था और प्रेसिडेंट के दबाव से वह अनुराधा को समझाता है कि वह केस वापस ले ले। अनुराधा अपनी आत्मा की आवाज को दबा नहीं पाती और आत्महत्या कर लेती है। इसके पश्चात अरविंद के मन का विमलेंदु पुनः उभर आता है। दोनों के मध्य बातचीत होती है। द्रोणाचार्य की कथा स्मरण हो आती है अरविंद को। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विमलेंदु और अरविंद के मध्य आगे क्या बातचीत होती है। धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। जेल की कोठरी का आभास होता है। स्पॉट केवल अरविंद पर पड़ता है। दाढ़ी बड़ी हुई है, जर्जर शरीर है और धीरे धीरे विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। विमलेंदु कहता है, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। विमलेंदु, झूठ बोलते हो। तुम सोच रहे हो कि कल अदालत में क्या होगा? अरविंद, मैं क्यों सोचूं? मैंने हत्या नहीं की है। विमलेंदु, मैं कहाँ कहता हूं कि तुमने हत्या की है। इतना साहस तुम में है ही कहाँ। हत्या की तो दूर रही, तुम आत्महत्या भी नहीं कर सके। अरविंद कहता है, तुम जानते हो कि मुझ पर केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के कारण मुकदमा चलाया जा रहा है। तुम यह भी जानते हो कि मैंने उस पहाड़ी क्लिफ से प्रेसिडेंट को नहीं धकेला। विमलेंदु, यह सही है, तुम निरपराध हो, लेकिन सच बताना, पिछले कुछ दिनों से प्रेसिडेंट के लिए तुम्हारे मन में भयानक नफरत रही है या नहीं? अरविंद कहता है, हाँ, लेकिन मैंने। विमलेंदु, बीच में मत बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। ऊपर ऊपर से भले तुम उसका साथ देते रहे, लेकिन भीतर ही भीतर तुम उसे नष्ट करने की योजना बना रहे थे या नहीं? अरविंद कहता है, लेकिन वह केवल एक विचार था। विमलेंदु, फिर झूठ। वह केवल विचार नहीं था, उसमें योजना का बीज था। पिछले साल उस क्लिफ से कूदकर जब एक व्यक्ति ने आत्महत्या की, तो तुम वह स्थान देखने गए थे। अरविंद, हाँ, गया था। विमलेंदु, उस स्थान को देखकर तुम्हारे मन में कौन सी क्रूर कल्पना आई थी? बोलो। अरविंद कहता है, याद नहीं आता। विमलेंदु, फिर झूठ। मुझसे झूठ बोलकर जाओगे कहाँ? क्या प्रेसिडेंट को धकेलकर उसकी हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में नहीं आया था? अरविंद कहता है, आया था। विमलेंदु, इसके बाद प्रेसिडेंट बीमार पड़ा, ब्लड प्रेशर। उसे डॉक्टरों ने सुबह और शाम दूर तक घूमने की सलाह नहीं दी? अरविंद कहता है, दी थी। विमलेंदु कहता है, और तुम उसके साथ घूमने जाने लगे। लोगों ने इसे खुशामद समझा, पर तुम्हारे मन में यह पापी विचार बना रहा। क्यों? बना रहा या नहीं? अरविंद, हाँ, बना रहा। विमलेंदु, धीरे धीरे तुम उसे शाम के समय उस क्लिफ की ओर ले जाने लगे। प्रेसिडेंट को तुम्हारे इरादे पर शक नहीं हुआ? अरविंद, पर मैं ऐसा जानबूझकर नहीं कर रहा था। विमलेंदु कहता है, लेकिन तुम कर रहे थे। और उस शाम को क्लिफ के नीचे तराई के गांव में मेला लगा था। नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। तुमने प्रेसिडेंट को क्लिफ के बिल्कुल छोर तक बुलाया, जिससे वह मेला देख सके। तुमने कहा था, देखिए प्रेसिडेंट साहब, लोग कैसे चींटियों जैसे लग रहे हैं। कहा था ना? अरविंद, हाँ, कहा था, लेकिन हत्या का विचार मेरे मन में तब भी नहीं था। विमलेंदु कहता है, प्रेसिडेंट उत्सुकतावश तुम्हारा सहारा लेकर आगे बढ़ा। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो, उस समय तुम्हारा मन पाप से नहीं भरा? अरविंद कहता है, लेकिन मैंने उसे नहीं धकेला। विमलेंदु, लेकिन पापी विचार तुम्हारे मन में आया था या नहीं? अरविंद कहता है, हाँ, आया था। विमलेंदु, लेकिन भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया। प्रेसिडेंट बैलेंस नहीं संभाल सका, खुद ही गिर गया। क्यों? अरविंद कहता है, हाँ, वह अपनी मौत मरा। मैं अपराधी नहीं हूं। मेरे शत्रु जबरदस्ती मुझे फांस रहे हैं। विमलेंदु, कौन है तुम्हारा शत्रु? अरविंद कहता है, अब किसका नाम लूं? विमलेंदु, तुमने पुलिस में रिपोर्ट की, एक्सीडेंट कहा, तुमने पूरी बात बताई। इसके बाद भी किसी को विश्वास नहीं हुआ। लोगों ने जांच की मांग की। जानते हो वे लोग कौन थे? अरविंद कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता।
विमलेंदु कहता है, फिर झूठ? कितना झूठ बोलोगे? वे लोग थे तुम्हारे सहयोगी, जिन्हें तुम प्रेसिडेंट के कहने पर 500 की रसीद लिखाकर केवल 300 रुपए वेतन देते थे। अरविंद, लेकिन ये तो पुरानी परंपरा है। विमलेंदु, लोगों को तुमसे उम्मीद थी कि इस परंपरा को तोड़ोगे। अरविंद कहता है, लोगों के इस तरह सोचने का जिम्मेवार मैं कहाँ हूँ? विमलेंदु, फिर झूठ? फांसी का फंदा पास आता जा रहा है, फिर भी सच नहीं बोलते। तुम हमेशा शोषण और अन्याय के खिलाफ लेक्चर देते थे। तुम हमेशा मानवीय अधिकारों का झंडा उठाकर घूमते थे कि नहीं? लोग तुमसे आशाएं रखते थे, क्या गलत करते थे? तुमने उन्हें दगा दिया। जब तुम प्रेसिडेंट के साथ घूमने जाने लगे, तुम्हारे साथियों को विश्वास हो गया कि तुम प्रेसिडेंट के आदमी हो, उनके नहीं। अरविंद कहता है, यह झूठ है। मैंने अपने सहयोगियों को कभी नहीं सताया। विमलेंदु कहता है, पर उनके लिए कुछ किया भी तो नहीं। अब तुम केवल एक बात को लेकर परेशान हो, कल चंदू अदालत में क्या बोलेगा? अरविंद कहता है, चंदू सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता। विमलेंदु कहता है, क्या तुम चाहते हो कि वह सच बोले? चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? उसके सच बोलने का अर्थ समझते हो? तुम्हारा अपराध सिद्ध होगा। अरविंद कहता है, वह मुझे बचाएगा विमलेंदु। उससे मेरा विरोध हो सकता है, मैंने उस पर अन्याय किया है, यह भी सच है, पर चंदू मेरा शिष्य है, आखिर वह कुछ तो सोचेगा, वह मुझे जरूर बचाएगा। विमलेंदु कहता है, शिष्य होना काफी नहीं होता, वह मनुष्य भी है। वह तुम्हारे मुकदमे का चश्मदीद गवाह है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसे संभालो। मैं यही कहने आया था कि उसे संभालो। उसे संभालो की ध्वनि गूंजती रहती है। धीरे धीरे अंधकार होता है, प्रकाश मंच पर केंद्रित होता है। एक कटघरे में अरविंद खड़ा है, गवाह के कटघरे में चंदू। आवाज आती है, योर ऑनर, अब मैं इस मुकदमे के चश्मदीद गवाह चंद्रशेखर उर्फ चंदू से प्रश्न पूछने की इजाजत चाहता हूँ। दूसरी आवाज, इजाजत है। पहली आवाज, तुम प्रिंसिपल अरविंद को कब से जानते हो? चंदू कहता है, पिछले 8 साल से। पहली आवाज, तब? चंदू कहता है, मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। किस तरह? ये कॉलेज में मेरे प्रोफेसर थे। पहली आवाज, तुम्हें कॉलेज छोड़े कितने वर्ष हो गए? चंदू कहता है, मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं। पहली आवाज, तब? चंदू कहता है, मैं कॉलेज से निकाल दिया गया। पहली आवाज, क्यों निकाल दिया गया? चंदू कहता है, मैंने कॉलेज अथॉरिटीज का विरोध किया। पहली आवाज, किस बात को लेकर? चंदू कहता है, नकल को लेकर। प्रेसिडेंट के लड़के ने सबके सामने छुरा रखकर नकल की थी। वह पकड़ा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट दबा दी गई। पहली आवाज, जितना पूछा जाए उतने का ही जवाब दो। किसने दबाई रिपोर्ट? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट ने। पहली आवाज, इसका क्या प्रमाण है? चंदू कहता है, इस बारे में कॉलेज के पुराने प्रिंसिपल से पूछा जा सकता है। पहली आवाज, कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम क्या करते रहे? चंदू कहता है, कुछ नहीं। पहली आवाज, कुछ नहीं यानी? चंदू कहता है, कुछ नहीं यानी कुछ नहीं। मेरे अर्थ पर विश्वास न हो तो शब्दकोश देखिए। दूसरी आवाज, सरकारी वकील के प्रश्नों का सीधा जवाब दो। अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। पहली आवाज, क्या तुमने नकल नहीं की थी? चंदू कहता है, नहीं। पहली आवाज, लेकिन पकड़े तो गए थे। चंदू कहता है, जी हाँ। पहली आवाज, तब तुम्हारे पास अपना नकल न करने का दावा सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रमाण है? चंदू कहता है, यूनिवर्सिटी का फैसला। तीसरी आवाज, योर ऑनर, सरकारी वकील के प्रश्नों का मुकदमे से सीधा संबंध नहीं है। पहली आवाज, योर ऑनर, मेरे हर प्रश्न का मुकदमे से सीधा संबंध है। चंदू के उत्तर से साफ जाहिर है कि प्रोफेसर अरविंद ने राजकुमार की रिपोर्ट दबवाई। इससे क्या प्रोफेसर अरविंद के चरित्र के बारे में नई जानकारी नहीं मिली? दूसरी आवाज, गो अहेड विद योर क्वेश्चंस। पहली आवाज, तुमने अनुराधा नाम की किसी लड़की का नाम सुना है? चंदू कहता है, जी हाँ। पहली आवाज, किस तरह? चंदू, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। पहली आवाज, क्या तुम्हारा और उसका उतना ही परिचय था? चंदू, नहीं, मेरा उसका गहरा परिचय था। पहली आवाज, गहरे से क्या मतलब? चंदू, यानी हम दोनों का प्रेम था। पहली आवाज,
कॉलेज से निकाले जाने के बाद भी वह तुमसे प्रेम करती रही? चंदू कहता है, हाँ, वह मरते दम तक मुझसे प्रेम करती रही। पहली आवाज, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? चंदू कहता है, हाँ है, उसके पत्र हैं मेरे पास। पहली आवाज, जिस दिन अनुराधा ने आत्महत्या की उस दिन तुम कहाँ थे? चंदू कहता है, नाना की मृत्यु हो जाने के कारण बाहर चला गया था। पहली आवाज, उसकी आत्महत्या का कारण बता सकते हो? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद। पहली आवाज, क्या तुम यह बात पूरी ईमानदारी से कह रहे हो? चंदू कहता है, अदालत के सामने सच बोलने की शपथ ले रखी है मैंने। पहली आवाज, तुम इतने दावे से प्रोफेसर को दोषी ठहरा सकते हो? चंदू कहता है, मेरे पास प्रमाण है। पहली आवाज, कैसा प्रमाण? चंदू कहता है, अनुराधा का लिखा हुआ आखिरी पत्र। पहली आवाज, क्या तुम अदालत के सामने वह पत्र पेश कर सकते हो? चंदू कहता है, जी हाँ, कल तक पेश कर दूंगा। पहली आवाज, क्या लिखा था उस पत्र में? चंदू, उसने लिखा था, मैं ठीक 4 बजे कॉलेज के बगीचे में तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इतने में एक राजकुमार आया। उसने मुझसे छेड़खानी की, विरोध करने पर मुझ पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। तीसरी आवाज, इस पत्र का मुकदमे से कोई संबंध नहीं है योर ऑनर। अदालत का कीमती वक्त खराब किया जा रहा है। दूसरी आवाज, ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड। पहली आवाज, हाँ, पत्र में आगे क्या लिखा था? चंदू कहता है, पत्र में आगे लिखा था, इसी समय भाग्य से प्रिंसिपल साहब आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। इसके बाद मुझसे रिपोर्ट लिखवाई। कहा, मैं राजकुमार के खिलाफ एक्शन लूंगा। मुझे उसके कमीने बाप से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है। पहली आवाज, तो पत्र में लिखा था कि मुझे प्रेसिडेंट से बहुत सी बातों का हिसाब चुकाना है? चंदू कहता है, जी हाँ। पहली आवाज, आगे क्या लिखा था? चंदू, आगे लिखा था, माँ और बाबूजी नहीं चाहते थे मैं मामले को आगे बढ़ाऊं। वे मेरे बदनाम होने से डरते हैं, पर मैं लड़ूंगी। लड़ना मैंने तुमसे सीखा है। मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल पर दबाव डाला जाएगा। मैं प्रिंसिपल के यहाँ जा रही हूँ। उससे साफ साफ पूछें कि वह मेरा साथ देगा या नहीं। यदि उसने दबाव में आकर साथ नहीं दिया तो मैं शायद जीवित न रहूं। पहली आवाज, इसके बाद क्या लिखा था? चंदू कहता है, मुझे जल्दी आने को कहा था। पहली आवाज, तुमने लौटकर पुलिस को वह पत्र क्यों नहीं दिखाया? चंदू कहता है, प्रिंसिपल के बदल जाने पर क्या होता? फिर अनुराधा की मृत्यु ने मुझे बहुत गहरा धक्का पहुंचाया। मेरा तो जीवन ही खत्म हो गया था। मैं करीब करीब पागल हो गया था। आज भी मुझे जीवन व्यर्थ लगता है। मेरा जीने में कोई विश्वास नहीं रहा। पहली आवाज, योर ऑनर, अनुराधा के पत्र का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर अरविंद ने रिपोर्ट लिखते समय कहा था, मुझे राजकुमार के कमीने बाप से बहुत से हिसाब चुकाने हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रोफेसर अरविंद के मन में उस प्रेसिडेंट के लिए पहले से नफरत थी। उसके खिलाफ वह हर मौके का फायदा उठाना चाहता था। तुम उस दिन पहाड़ी क्लिफ की ओर क्यों गए थे? चंदू कहता है, आत्महत्या करने। पहली आवाज, तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? चंदू, कहा ना, जीवन में मेरा विश्वास उठ गया था। पहली आवाज, लेकिन क्यों? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद ने झूठ बोलकर मेरी सब श्रद्धाओं को कुचल दिया। कॉलेज से मैं जिस तरह निकाला गया उससे मेरा जिंदगी के प्रति रहा सा विश्वास भी जाता रहा। पहली आवाज, तो तुमने आत्महत्या क्यों नहीं की? चंदू, मैं क्लिफ से कूदने वाला था। तो क्यों नहीं कूदे? चंदू कहता है, मुझे पांव की आहट सुनाई पड़ी। करीब आती हुई बातचीत सुनाई पड़ी। पहली आवाज, तो तुमने क्या किया? एक और झाड़ी में सरक गया। तुमने किसे आते देखा? प्रोफेसर अरविंद और प्रेसिडेंट को। पहली आवाज, दोनों में क्या बातचीत हो रही थी? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद क्लिफ की ओर बढ़ रहे थे और प्रेसिडेंट को अपने पास बुला रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट हिचक रहा था। पहली आवाज, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, प्रोफेसर अरविंद उन्हें बहुत उकसाते रहे, उनसे नीचे तराई का मेला देखने का आग्रह करते रहे। चंदू कहता है, आखिर विवश होकर प्रेसिडेंट क्लिफ के छोर तक आया। पहली आवाज, आगे कौन था? चंदू कहता है, प्रेसिडेंट। पीछे? चंदू कहता है, प्रोफेसर अरविंद। पहली आवाज, प्रोफेसर अरविंद का हाथ कहाँ था? चंदू कहता है, प्रेसिडेंट की पीठ पर। वे उनकी पीठ पर हाथ रखकर मेले की ओर इशारा कर रहे थे। पहली आवाज, इसके बाद? चंदू, इसके बाद मुझे प्रेसिडेंट का शरीर लड़खड़ाता दिखा।
और क्लिफ से नीचे गिरता। पहली आवाज, क्या प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला? चंदू चुप रहता है। पहली आवाज, बोलते क्यों नहीं? प्रोफेसर अरविंद ने प्रेसिडेंट को धकेला था? चंदू अरविंद की ओर देखता है। अरविंद कातर दृष्टि से उसकी ओर देखता है। फिर क्षण भर में चंदू की मुद्रा कठोर हो जाती है। चंदू कहता है, हो सकता है। पहली आवाज, इसके बाद क्या हुआ? चंदू कहता है, इसके बाद प्रोफेसर अरविंद घबराकर भागने लगे। मैंने उन्हें आवाज दी। पहली आवाज, क्या उन्होंने तुम्हें देखा? चंदू कहता है, हाँ, अच्छी तरह देखा। पहली आवाज, तब क्या वे रुके? चंदू कहता है, जी नहीं, भागते रहे। मैं भी भागता रहा। वे कहाँ गए? चंदू कहता है, प्रेसिडेंट के बंगले में। पहली आवाज, क्यों? चंदू कहता है, शायद फोन करने। तुम्हें कैसे मालूम? चंदू कहता है, क्योंकि मैं जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उनका फोन आ चुका था। पहली आवाज, योर ऑनर, और मजे की बात है कि प्रोफेसर अरविंद ने पुलिस को फोन किया था। उसमें घटनास्थल पर ही चंदू की उपस्थिति का कोई जिक्र नहीं था। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर है कि वे इस बात को छिपाना चाहते थे। दूसरी आवाज, आप गवाह से और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? पहली आवाज, नो योर ऑनर। दूसरी आवाज, नाउ द डिफेंस काउंसिल में क्रॉस एग्जामिन दिस विटनेस। धीरे धीरे अंधकार होता है। कुछ ही क्षणों में प्रकाश हो जाता है। जेल का आभास होता है। विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। विमलेंदु पूछता है, अब क्या सोच रहे हो? अरविंद कहता है, कुछ नहीं। विमलेंदु, क्या तुम चंदू के बारे में नहीं सोच रहे हो? अरविंद, तुम्हें कैसे मालूम? विमलेंदु कहता है, मैं सब जानता हूँ। तुम चंदू के अलावा दूसरा क्या सोच सकते हो? अरविंद, विमलेंदु, चंदू सच क्यों नहीं बोला? विमलेंदु कहता है, लेकिन वह झूठ भी तो नहीं बोला। उसने यह तो नहीं कहा कि तुमने प्रेसिडेंट को धकेला। उसने सिर्फ कहा, हो सकता है। अरविंद कहता है, पर वह जानता था कि प्रेसिडेंट को मैंने नहीं धकेला। वह जानता था कि मैं अपराधी नहीं हूँ, खूनी नहीं हूँ। इसके बाद भी वह झूठ क्यों बोला? विमलेंदु कहता है, यही प्रश्न पूछा था द्रोणाचार्य ने। बिल्कुल यही प्रश्न। मरते मरते क्यों भूल जाते हो बार बार मेरा लिखा हुआ नाटक? याद करो, महाभारत का 15वां दिन द्रोणाचार्य स्वयं सेनापति था। घमासान युद्ध, उसने भयानक पद्माकर व्यूह की रचना की। वह लड़ रहा था, पांडवों की सेना पर कहर ढा रहा था। लेकिन इसी बीच और प्रकाश कम होता है। युद्ध का भयानक कोलाहल सुनाई देता है। भयानक चीत्कारें सुनाई देती हैं। कानों के पर्दे फाड़ देने वाली मर्मभेदी आवाजें आती हैं। आवाजें कम होती, एक तीखी आवाज आती है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। वह देखो, अश्वत्थामा। और प्रकाश मंच पर बिखरता है। रथ का टूटा पहिया, रथ के डंडे के पास द्रोणाचार्य खड़ा है। एक सैनिक उसके पास से भागता हुआ निकलता है। द्रोणाचार्य उसे रोकता हुआ पूछता है, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तेरा बेटा अश्वत्थामा? सैनिक कहता है, लोग तो यही चिल्ला रहे हैं। पांडवों की सेना में खुशियां मनाई जा रही हैं। द्रोणाचार्य, पर क्या यह सच है? सैनिक कहता है, युद्ध में क्या सच और क्या झूठ, किसी का भरोसा नहीं। द्रोणाचार्य, क्या तुम इसे पांडवों की चाल समझते हो? सैनिक कहता है, कुछ नहीं कहा जा सकता आचार्य। जयद्रथ के वध का स्मरण कीजिए। सूर्य अस्ताचल से वापस आ सकता है। मुझे क्षमा करें, मैं नहीं बता पाऊंगा। वह जाता है। एक दूसरा आहत सैनिक पास से गुजरता है। द्रोणाचार्य उसे रोकते हुए पूछता है, बताओ कौन मारा गया? अश्वत्थामा नाम का हाथी या मेरा पुत्र? बताते क्यों नहीं? आहत सैनिक, मैं भी आपकी तरह कोलाहल सुन रहा हूँ। चारों ओर हाहाकार मचा है। अर्जुन के बाणों से व्याकुल होकर कौरवों की सेना भाग रही है। अब मैं कैसे बता सकता हूँ कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मरा या आपका पुत्र? और लड़खड़ाता हुआ जाता है। द्रोणाचार्य कहता है, कोई नहीं बताता, कोई बताने को तैयार नहीं है। युधिष्ठिर आता दिखाई देता है। द्रोण पुकारते हैं, युधिष्ठिर सुनो, यहाँ आओ। युधिष्ठिर पास आता है। आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर, कोलाहल सुन रहे हो? हाँ गुरुदेव, मेरा मन इसे सुनकर कांप रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम सच बोलोगे? मैं कभी झूठ बोला गुरुदेव? इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। युधिष्ठिर, यहाँ युद्ध में? हाँ, यहाँ युद्ध में, जहाँ सब कुछ सत्य है और कुछ झूठ।
मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में बताओ कि कौन मारा गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी है मेरा पुत्र, नर व कुंजर। युधिष्ठिर कहता है मैं इतना ही जानता हूं कि अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य पूछता है वह नर था या कुंजर? बोलो, इस प्रश्न के उत्तर पर मेरा जीवन निर्भर करता है, जल्दी बताओ। युधिष्ठिर कहता है अश्वत्थामा अवश्य मारा गया। वह नर था, इसके आगे बुदबुदाता है, या कुंजर। इसी समय जोर से शंख ध्वनि होती है, कोलाहल होता है। द्रोणाचार्य एकदम टूट जाता है, तो मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, और बैठ जाता है। अब मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? नहीं, अब मुझसे युद्ध नहीं होगा, नहीं होगा। और वह आंखों को बंद कर लेता है। नेपथ्य से आवाज आती है, खड़े खड़े क्या कर रहे हो धृष्टद्युम्न? काट लो उस बूढ़े की गर्दन, ले लो अपने पिता के अपमान का बदला। धृष्टद्युम्न आता है और निहत्थे द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है, और अंधकार हो जाता है। कुछ ही क्षणों में पुनः प्रकाश होता है। द्रोणाचार्य मरणासन्न है। अश्वत्थामा आकर उसका सिर अपनी गोद में रखता है। द्रोणाचार्य क्षीण स्वर में कहता है तुम जीवित हो अशु? तब ये धर्मराज झूठ क्यों बोला? गुरु दक्षिणा की शपथ के बाद भी झूठ बोला, क्यों क्यों? युधिष्ठिर कहता है गुरुदेव। द्रोणाचार्य ठीक किया तुमने, मैं इसी का पात्र था। सत्य और न्याय का पक्ष जानते हुए भी मैं उसके विरोध में लड़ा। अपने ही शिष्यों के विरुद्ध राजकीय अन्न की दास्ता, समझौते का चरित्र। ठीक किया तुमने, इस समय तुम्हारा झूठ बोलना ही धर्म है। युधिष्ठिर तुम सच भी बोलते तो क्या इतिहास झूठ बोलता? अच्छा किया तुमने, अच्छा किया तुमने। और वह मरता है। अंधकार हो जाता है। कुछ देर तक करुण संगीत सुनाई देता है। प्रकाश फिर उभरता है। अरविंद और विमलेंदु पूर्व स्थिति में दिखाई देते हैं। विमलेंदु पूछता है मिल गया ना तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर? अरविंद कहता है चंदू की अरविंद की धर्मराज से तुलना करना क्या ठीक है? विमलेंदु कहता है फिर झूठ। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है। आवर ऑफ कन्फेशन इज अप्रोचिंग। और तुम सच नहीं बोलना चाहते। बताओ चंदू को झूठ बोलना किसने सिखाया? अरविंद कहता है किसने सिखाया? विमलेंदु तुमने और किसने? अरविंद मैंने। विमलेंदु कहता है तुम उसके लिए कब सच बोले? जानते हो तुम्हारे हर झूठ ने उसके हर विश्वास को गहरे धक्के दिए। कुल मिलाकर शिक्षक के रूप में तुमने उसे क्या दिया? अर्थशास्त्र पर भाषण, माल्थस, पिग्गू और केन्स के सिद्धांत, ये तो किताबों से भी पढ़े जा सकते थे। सवाल है तुमने क्या दिया? क्या ऐसा कुछ दिया तुमने जो उसके जीवन को अर्थ देता? अरविंद कहता है तुम रह रहकर मुझे दोष दे रहे हो, पर बताओ मुझे झूठ बोलना किसने सिखलाया? विमलेंदु कहता है व्यवस्था ने, दम घोट कर रख देने वाली व्यवस्था ने, विरोध से तिलमिला उठने वाली व्यवस्था ने। अरविंद कहता है क्या मैं शुरू से कमीना आदमी था? विमलेंदु कहता है नहीं। क्या मैंने माल्थस, पिगो और केन्स के सिद्धांतों से आगे बढ़कर जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश नहीं की? विमलेंदु कहता है कि। अरविंद पूछता है क्या मुझ में आक्रोश नहीं था, छटपटाहट नहीं थी? विमलेंदु कहता है मैं कहां मना करता हूं। अरविंद तब तुम उस प्रेसिडेंट को दोष क्यों नहीं देते? विमलेंदु कहता है क्योंकि उसके पास शक्ति थी, व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी। शक्ति के कारण तुम्हारी नियति तय करने का उसे अधिकार था। सवाल है उसने तय कर दिया, पर तुम चले क्यों नहीं? याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया, कभी प्रलोभन देकर, कभी आतंक जमाकर। इसलिए विरोध मत करो, सब विरोध बकवास है। यदि व्यवस्था तुम्हें अपने इशारे पर भौंकने वाला कुत्ता बनाना चाहती है तो भौंको, कुत्ते के पिल्लों को जंप दो। चंदू और युधिष्ठिर मत पैदा करो, राजकुमार और दुर्योधन पैदा करो। अरविंद पूछता है क्या तुम्हारे आत्म बलिदान का यही निष्कर्ष है? विमलेंदु कहता है वजनी शब्दों का इस्तेमाल बंद करो, उन्होंने अर्थ खो दिए हैं। मेरा आत्म बलिदान? बेवकूफ, जानता है मेरी पत्नी कहाँ है? अरविंद कहता है नहीं, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु कहता है शहर छोड़कर चली गई है, उस बूढ़े अफसर से बचने के लिए, उसकी भूखी नजर से बचने के लिए, उसकी टपकती लार से बचने के लिए। इसके बाद भी तू आत्म बलिदान की भाषा का व्यभिचार करता है, शर्म नहीं आती? अरविंद कहता है नहीं, यह झूठ है। विमलेंदु चीख कर कहता है नहीं, यह सच है। आगे मत बोल, जानता है तू कौन है?
अरविंद कहता है, मैं कौन हूँ? विमलेंदु कहता है, तू द्रोणाचार्य है। व्यवस्था और सत्ता के कीड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य, इतिहास की धार में लकड़ी के ठूंठ की तरह बहता हुआ, वर्तमान के कगार से लगा हुआ सड़ा गला द्रोणाचार्य, व्यवस्था के लाइट हाउस से अपनी दिशा मांगने वाले टूटे जहाज सा द्रोणाचार्य। अरविंद कहता है, मैं द्रोणाचार्य नहीं, अरविंद हूँ, प्रोफेसर अरविंद। विमलेंदु कहता है, बकवास, तू द्रोणाचार्य है, कौरवों की भाषा बोलने वाला, युद्ध में भी उनका साथ देने वाला। तू किस बात का प्रोफेसर? तू द्रोणाचार्य है। अरविंद कहता है, नहीं नहीं। विमलेंदु कहता है, हाँ हाँ, तू द्रोणाचार्य है, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य। और धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। मित्रों, यहाँ नाटक का उत्तरार्ध और नाटक समाप्त होता है। मित्रों, डॉक्टर शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक शैक्षिक संस्थाओं के तथाकथित कर्णधारों, प्रबंधकों आदि के शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार के हाथों न्याय की हत्या और आज के शिक्षक वर्ग द्वारा अपनाई जाने वाली स्वार्थपरता का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाला है। प्रस्तुत नाटक में डॉक्टर शेष ने महाभारत कालीन स्थितियों और पात्रों के माध्यम से आधुनिक परिवेश और चरित्रों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है। इस नाटक का नायक प्रोफेसर अरविंद न्यायप्रिय और सत्यवादी है, परंतु उसकी सत्यप्रियता एक स्वप्न बनकर रह जाती है। कॉलेज के अध्यक्ष का लड़का नकल करते पकड़ा जाता है। उसकी रिपोर्ट करने से विद्यार्थी खुश होते हैं, परंतु प्रेसिडेंट कॉलेज बंद करने की धमकी देकर और अरविंद को प्रलोभन देकर कि रिपोर्ट को दबा देने पर उसे प्रिंसिपल का पद दे दिया जाएगा, और साथ ही उसका मित्र उसे यह स्वीकार करने के लिए कहते हैं। वह अपनी आत्मा को मारकर प्रिंसिपल का पद स्वीकार कर लेता है और रिपोर्ट दबा देता है। यह सिलसिला फिर तो चल निकलता है। अरविंद को अपने मन को बार बार दबाना पड़ता है। विद्यार्थी नाराज होते हैं। अरविंद चाहकर भी उनको न्याय नहीं दे सकता, अपने साथी अध्यापकों को भी न्याय नहीं दे सका। उसकी व्यवस्था है, जब अन्याय होता है तब अरविंद विरोध में खड़ा रहता है, परंतु बाद में ऊपरी दबाव के कारण चुप हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह द्रोणाचार्य धर्म की बात समझकर भी कौरवों के पीछे खड़े रहे। मित्रों, अरविंद के कॉलेज में विमलेंदु नामक एक प्रोफेसर थे जो विद्यार्थियों को न्याय दिलाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा अरविंद को बताती है कि यह आत्म बलिदान नहीं था, मुझे मारा गया है, मेरी पत्नी को अब कौन पूछता है, उल्टे उस पर बुरी नजर रखते हैं, इसलिए सत्य के पीछे मत जाओ, समाज यंत्रणा तुम्हें नष्ट करेगी, उसके सामने झुक जाओ। मित्रों, यह नाटक दोहरे कथानक वाला नाटक है। द्रोणाचार्य को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत कर आज का शिक्षक और उसकी स्थिति से जुड़े उन प्रश्नों को उभारा गया है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। दोहरे कथानक वाला नाटक होने के कारण इसमें आधुनिक और पौराणिक कथाएं समानांतर रूप से चलती हैं। अतः बिंब प्रतिबिंब के रूप में सामने आने वाले पात्र हैं अरविंद और द्रोणाचार्य, लीला और कृपी, चंदू और युधिष्ठिर। इसके अतिरिक्त नाटक के अन्य पात्र हैं यदु, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, विजु, विमलेंद्र, जज, अर्जुन, अश्वत्थामा आदि। इस नाटक का कथागत आधार महाभारत है। प्रोफेसर अरविंद के जीवन की पृष्ठभूमि को उभारने के लिए डॉक्टर शंकर शेष ने महाभारत के पात्र द्रोणाचार्य के जीवन से जुड़े प्रसंग, द्रोणाचार्य का द्रुपद के पास से अपमानित होकर लौटना, द्रोणाचार्य का राजकुमारों के आचार्य पद पर नियुक्त होना, एकलव्य प्रसंग तथा अंत में पुत्र की मृत्यु की सूचना से पस्त होकर मरना महाभारत के कथा प्रसंगों से जुड़े हैं। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक अध्याय 130 में द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत होकर हस्तिनापुर में आना, राजकुमारों से उनकी भेंट होना, उनकी बेटा और अंगूठी को कुएं से निकालना और भीष्म का उन्हें अपने यहाँ कौरव पांडवों के गुरु के रूप में सम्मान पूर्वक रखना, ये प्रसंग आते हैं। महाभारत के संभव पर्व में आचार्य द्रोण द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाला अध्याय 131 में द्रोणाचार्य द्वारा राजकुमारों की शिक्षा, एकलव्य की गुरु भक्ति तथा आचार्य द्वारा शिष्यों की परीक्षा का वर्णन मिलता है। द्रोणाचार्य ने निषाद पुत्र एकलव्य को शूद्र होने के कारण शिक्षा देना अस्वीकार कर दिया, किंतु अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए एकलव्य से उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में आचार्य द्रोण के द्वारा शिष्यों की परीक्षा से संबंध रखने वाला
अध्याय 131 में इस बाबत कथा आई है। यही द्रोणाचार्य सेवक के नाते दुर्योधन के पक्ष में लड़ा, महाभारत के 10वें दिन से सेनापति का पद संभालकर 5 दिनों तक युद्ध किया। युधिष्ठिर द्वारा उच्चारित अश्वत्थामा मारा गया कथन सुनकर पुत्र शोक में व्याकुल निशस्त्र द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न द्वारा वध कर दिया गया। महाभारत के द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक अध्याय 191 में उपर्युक्त कथा आई है। इस प्रकार महाभारत में द्रोणाचार्य का मिथक, द्रुपद के शत्रु, अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में दाएं हाथ का अंगूठा मांगने वाले गुरु व दुर्योधन के आस्थावान सेवक का मिथक है। मित्रों, इस नाटक में डॉक्टर शेष ने जिन पौराणिक और आधुनिक पात्रों का प्रयोग किया है, वे सभी एक निश्चित अर्थ को द्योतित करने वाले प्रतीक हैं। अरविंद मिथकीय पात्र द्रोणाचार्य का प्रतीक है, जो शिक्षक के आदर्शों का पालन करना चाहकर भी परिस्थितियों और सुविधाओं के आगे विवश हो जाता है, जो द्रोणाचार्य की भांति राजकीय सुखों का भोग करते करते सुविधा भोगी प्रवृत्ति से ग्रस्त हो जाता है। चंदू न्याय के लिए लड़ने वाले छात्र नेता का प्रतीक है। प्रोफेसर अरविंद न्याय के लिए प्रयत्नशील चंदू की कॉलेज के प्रबंधकों से समझौता कर ही किसी प्रकार बलि चढ़ा देता है। अनुराधा द्रौपदी की प्रतीक है, जो निडर है, जागरूक है और अपनी जिंदगी अपने अनुरूप जीना चाहती है, अपने साथ हुए अपमान का बदला लेना चाहती है और राजकुमार की धमकियों से नहीं डरती। राजकुमार दुर्योधन का प्रतीक है, जो द्रौपदी रूपी अनुराधा का अपमान करता है, जो बूढ़े बाप का बिगड़ा हुआ पुत्र है, सभी प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है, जिसकी सभी हरकतों पर उसका पिता प्रेसिडेंट धृतराष्ट्र की भांति सही की मोहर लगवा देता है। प्रिंसिपल तथा प्रेसिडेंट वर्ग विशेष के प्रतिनिधि पात्र हैं, जो शिक्षा जैसे पवित्र कर्म को अपनी स्वार्थ सिद्धि का मार्ग बना लेते हैं। विमलेंदु अरविंद के मानस रूप का प्रतीक है। इस नाटक में मिथक संबंधी और आधुनिक दोनों कथाएं समांतर चलती हैं, जिनका उद्देश्य समकालीन जीवन की संवेदना को प्रभावशाली ढंग से उभारना है। हमारी समकालीन राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक विसंगतियों और समस्याओं को महाभारत कालीन द्रोणाचार्य के द्वारा आज के शिक्षक अथवा तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की समझौतावादी वृत्ति को अपनाने वाले अरविंद की कथा साथ साथ चलती है। द्रोणाचार्य के जीवन से संबंधित 4 मिथकीय प्रसंग। सबसे पहला, अपनी पत्नी के सुविधा भोग की वृत्ति के लिए व्यवस्था के हाथों बिककर स्वत्व को नष्ट कर देना। दूसरा, सुविधाओं का कृत दास बनकर उचित अनुचित का ख्याल छोड़कर अपने शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए रखने की प्रतिज्ञा पूर्ण करने की लालसा और इसके कारण एकलव्य, जिसे कभी शिक्षा ही नहीं दी, गुरु दक्षिणा में उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांगना। तीसरा, व्यवस्था के हाथों बिके द्रोणाचार्य द्रौपदी की पुकार पुकार कर की गई मर्मभेदी आवाज को नहीं सुन सके। और चौथा, युद्ध के दौरान अश्वत्थामा हाथी के मरने पर गुरु दक्षिणा के रूप में सत्य वचन मांगना। इन चारों मिथकीय प्रसंगों को प्रोफेसर अरविंद के जीवन के समानांतर रखकर डॉक्टर शेष ने आधुनिक शिक्षक की त्रासद संवेदना का उद्घाटन किया है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य की प्रत्येक जीवन वृत्ति का साम्य अरविंद की कथा में निहित है। अरविंद भी अपनी पत्नी लीला के आग्रह के कारण प्रिंसिपल बनता है। द्रोणाचार्य की भांति प्रेसिडेंट के लड़के राजकुमार की नकल पकड़ने पर प्रेसिडेंट द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने की धमकी और पत्नी, मित्र और प्रिंसिपल द्वारा परिवार के दायित्वों का बोध उसके नैतिक बोध को भुला देता है और वह रिपोर्ट दबा देता है। प्रेसिडेंट की कृपा भोगने के कारण राजकुमार द्वारा अनुराधा के साथ बलात्कार का प्रयास किए जाने पर भी अरविंद नपुंसक बनकर केवल देखता रह जाता है और चाहकर भी कोई सार्थक प्रयास नहीं कर पाता। और इस प्रकार आज का द्रोणाचार्य भी द्रौपदी की चीख पुकार सुनकर उसका विरोध नहीं करता। इन सब घटनाओं से अरविंद व्यवस्था और सत्ता के कोड़ों से पिटा हुआ द्रोणाचार्य ही सिद्ध होता है। तो मित्रों, यह था डॉक्टर शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। यदि आपने बातें साहित्य की चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।